हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप? आइए शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स और इस तूफानी अंदाज में। तो दोस्तों, कल शाम 25 तारीख है और शाम 5 बजे तूफान आएगा और उस तूफान का हिस्सा आप बनेंगे। आप सोच रहे होंगे, अरे तूफान में क्यों बुला रहे हैं? अरे भाई साहब, आपको इतना मजबूत बना देना है कि आप ऐसे हज़ारों तूफान आप आराम से हंस के पार कर जाएं। ठीक है जी, तो कल शाम को ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ शाम 5 बजे, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। ग्रुप डी वालों, ये आपका बैच शैच है और ये सारी इसकी कोड वोड वगैरह डिस्काउंट के लिए। एनएसएससी वालों, ये आपका। बट हम शुरू करते हैं आज की पहले कहानी, उसके बाद बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है। खजुराहो डांस फेस्टिवल को गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इसने। क्यों बना दिया है? देखिए, एक 139 आर्टिस्ट ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड खजुराहो डांस फेस्टिवल में कंटिन्यूअसली डांस किया है। अब खजुराहो डांस फेस्टिवल में होता क्या है, जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, जैसे कि कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, इस प्रकार के नृत्य करे जाते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर हो रहा है? ये देखिए, खजुराहो कहाँ पर है? खजुराहो है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में आपने नाम सुना होगा कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर में ही 51वें खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक, 51st एडिशन है ये और इसको सबसे लंबे समय तक डांस प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने जगह बना ली है। तो एग्जाम के लिए भी अब खासा इंपॉर्टेंट हो गया ये। आओ जी, चलिए, ये रहा पूरी कहानी इसकी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको 139 कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक प्रस्तुति देकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। फिर देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का फाउंडेशन डे 2025 का कब मनाया गया? 20 फेब को। देखिए कहानी क्या आती है, ये दोनों देश कब बने? कहानी आती है 1987 में। हुआ ये था कि 1987 तक ये जो देश है, जैसे अरुणाचल प्रदेश जो है, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं हुआ करता था। इसको कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इस नाम से जानते थे। और इसी तरीके से जो मिजोरम भी है ना, मिजोरम भी मिजोरम नहीं हुआ करता था। इसकी जगह ये जो राज्य है, ये एक हिल, यहाँ पर आपके असम में ही एक हिल डिस्ट्रिक्ट है, हिल डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट माना जाता था। तो ये दोनों ही जो है, मगर मान लें अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो एक हिल डिस्ट्रिक्ट करके एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, ये उसका पार्ट माना जाता था। अब हुआ ये कि अरुणाचल प्रदेश को अलग करने की नीड इसलिए समझ में आई क्योंकि भाई चाइना की तरफ से एग्रेशन बढ़ रहा था। तो सरकार को पता था कि भाई अभी क्या है, असम की तरफ से ही इसको एडमिनिस्टर किया जाता था क्योंकि ये असम राज्य का पार्ट था। बट फिर सरकार ने सोचा नहीं यार, इसको हमें बिल्कुल अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 1962 में जब चाइना से वॉर हुआ तब फिर लगा कि यार ये ना थोड़ा सा गड़बड़ है। तब करा क्या गया कि 1962 में से थोड़ा अलग किया गया। थोड़ा अलग माने इसको क्या करा गया, इसको सरकार ने जिसे बोलते हैं ना आधा स्टेटहुड दे देना, तो थोड़ा सा स्टेटहुड दिया। फाइनली क्या हुआ, 1987 में जाकर के कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश ने जन्म लिया। उसी प्रकार से क्या हुआ, मिजोरम में भी क्या था, 1966 तक की सब कुछ सही था, आराम से असम से ही ये डील हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, मिजोरम में एक बहुत भयंकर फेमाइन आया और उस फेमाइन को मिजोरम के लोगों को ऐसा लगा कि यार हमें ना असम सरकार अभी आज के टाइम पे डील करती है, और असम सरकार ने, क्योंकि हम बहुत अलग है, हमारा कल्चर अलग है असमीज से, इसीलिए इन्होंने हमारे ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया है और इतने हजारों लोग हमारे वहां मर गए। अब 1966 से क्या हुआ, इनके वहां अलग राज्य की मांग शुरू हो गई, मिलिटेंसी शुरू हो गई, काफी ज्यादा आतंकवाद शुरू हो गया। फाइनली क्या हुआ, 1987 में सरकार ने बोला हाँ भाई ठीक है, चलो अच्छा हम तुमको अलग राज्य दे देते हैं। तो दैट इज व्हेन 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को ही अलग कर दिया गया। बात आप क्या देश में एक ये आप कह सकते हैं कस्टम रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, पहले तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, मतलब मिलिटेंसी होती है, और मिलिटेंसी के बाद फिर सरकार जो है 15-20 साल जब मिलिटेंसी होती है तो सरकार भी फिर घुटने टेक देती है और कहती है कि ठीक है भाई तुम राज्य को ले लो। और शायद यही रीज़न हो कि पंजाब में भी मिलिटेंसी हमें देखने को मिली, शायद यही रीज़न हो सकता है कि पंजाब में भी मिलिटेंसी देखने को मिली, शायद यही रीज़न है कि जम्मू कश्मीर में भी मिलिटेंसी देखने को मिली, क्योंकि शायद लोगों को लगता हो कि भाई इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ था, इसी तरीके से नागालैंड अलग हुआ था, इसी तरीके से मिजोरम को भी अलग किया गया है, तो हो सकता है भाई हमारा भी काम हो जाए यहाँ पर, राइट। चलिए, अच्छा समझ गया पूरी कहानी बैक एंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं
आइएगा, ये हमने देखा उत्तर प्रदेश का बजट। देखिए वैसे तो ये आप क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं आप, सेंट्रल एग्जाम्स के, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि यूपी के एग्जाम भी आप लोग देते रहते हो, एक बार मोटा मोटा देख लीजिए। 8,08,000 करोड़ का बजट आया है उत्तर प्रदेश का, पिछले साल से लगभग लगभग मोटा मोटा 10% ज़्यादा। यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है सुरेश कुमार खन्ना। ये क्योंकि सबसे बड़ा बजट होता है इसलिए वैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंट्री में किसी भी राज्य का बजट इतना बड़ा नहीं होता। अब देखिए, अच्छा तो अब हम बात करेंगे मेजर क्या क्या अनाउंसमेंट करेगा, आपको यहां पर दिखाता हूं। देखो पहली चीज तो बोली गई है 92,000 पदों पर भर्ती होगी। वेल ठीक है, अब मतलब देखिए भर्ती तो ऐसी चीज़ हो गई है। इनफैक्ट आज मैं ना आप जब लोगों को जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, अभी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाना है मुझे, तो आपको एक लॉ पढ़ाऊंगा इकोनॉमीज़ में। इकोनॉमी में ना एक लॉ है, और जब आप उस लॉ को सुनेंगे आप कहेंगे यार ये कैसी चीज़ है यार, ये तो काफ़ी अलग सी बात हो गई, ऐसा रियलिटी में तो देखने को हमको नहीं मिलता है। मैं आपको बताता हूँ उस लॉ को बेसिकली बोलते क्या है। उसको बोलते हैं ओकुन्स लॉ। आपको ओकुन्स लॉ के बारे में थोड़ी बात बताता हूँ। इकोनॉमी में एक लॉ हुआ ओकुन्स लॉ। ओकुन्स ने बोला कि देखिए साहब ऐसा है, जब जब जीडीपी जो है, जब जब जीडीपी 3% बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 1% घटेगा। समझ आइए आपको बात, मतलब जीडीपी बढ़ रही है 3%, मतलब क्या हुआ, हर 3% पे अनएम्प्लॉयमेंट में 1% नीचे आएगा। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए थे ओकुन, उन्होंने ये लॉ दिया हुआ था। ठीक, अच्छा तो उस हिसाब से साहब हमारे वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट घटना चाहिए, सही बात है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको इंडिया के स्टैट्स बताता हूं, इंडिया के। अभी आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर बाकी है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें मैं आपको ओकुन्स लॉ पढ़ाऊंगा उसमें आपको। तो अब एग्जाम में भी पूछता है आपके ओकुन्स लॉ, खूब पूछता है, होता कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉ है। अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हम कहते हैं भैया 9% हुई है। अगर मैं आपसे पिछले 3 साल की भी अगर बात कर लूँ ना इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की, तो लगभग 7 से 9% के बीच में हम हमेशा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को हम हमेशा क्लेम करते हैं, राइट। अच्छा तो उस हिसाब से 3% के कितने कितने होगा, 3%, 3%, 3%, यानी साहब अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम 3% कम होना चाहिए ना। क्यों, 3% पे 1% गिरेगा, फिर 3% पे 1% और फिर 3% पे 1%, क्योंकि ये 9% है ना। जीडीपी ग्रोथ अगर हमारे वहाँ 9% हुई है, ऐसे देखो 9 है ये, तो इस 3% पे, इस 3% पे और इस 3% पे, सब पे 1-1% अनएम्प्लॉयमेंट गिरना चाहिए। माने अनएम्प्लॉयमेंट 3% गिर जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है पिछले 3 साल से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टेंट है, एकदम बिल्कुल बराबर है। यानी कि इंडिया ने ओकुन्स लॉ को भी फेल कर दिया है। ओकुन्स लॉ जो कि इकोनॉमी में एक अच्छा खासा लॉ माना जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको भी फेल कर दिया गया है। हम हर बार ये तो कह रहे हैं कि साहब हमारी जीडीपी जो है वो 8%, 9%, 10% बढ़ रही है, लेकिन एज पर ओकुन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट गिरना चाहिए, फिर 3% तक गिर जाना चाहिए, क्योंकि हर 3% पर ये 1% गिरता है अनएम्प्लॉयमेंट। हर 3% राइज के लिए जीडीपी अगर 3% बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट 1% गिरेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब ज्यादा फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं आपके वहां, और अगर आपके वहां ज्यादा फैक्ट्री बढ़ रही हैं तो ज्यादा वो अपने वहां ज्यादा नौकरियां देंगी, तो नौकरियां अगर देंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ये इसका कंसेप्ट होता है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों भाई। तो फिलहाल अब घोषणा है ये कि 92,000 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। हालांकि मैं ये बता दूं यूपी में हुई भी थी अभी रिसेंटली, इसी साल मतलब 2024 में 60,000 पदों के ऊपर भर्ती करी गई थी एक सिंगल एग्जाम में, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम था। अच्छा खैर, और देखिएगा फिर यहाँ कुछ पेंशन वेंशन दी जाएगी। मैं मेन आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये है युवाओं को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, और ये अच्छा है, टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे 10 जिलों में। टेक्सटाइल पार्क से होता क्या है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ 21,000 नलकूप लगाए जाएंगे, ये सब हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखिएगा 12वीं में जो छात्राएं पास होनी है उनको स्कूटी मिलेगी, जो लोग अच्छा नंबर लाएंगे उनको स्कूटी मिलेगी, ये अच्छी चीज़ है। और कहानी और कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ कर ली, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी मुझे। आपने देखा होगा हर जिले में ना लेबर अड्डा होता है। आपके घर में भी कोई काम हुआ होगा ना, तो आपके पिताजी या माताजी जो भी बाहर का काम देखते हैं, तो वो बाहर लेबर को या मजदूर को पकड़ के लाए होंगे लेबर अड्डे से, है ना, होता है लेबर अड्डे चले जाओ भाई मजदूर ले आओ। आप लोग भी शायद कभी लाए हो। तो यूपी में क्या किया जाएगा, जिलों में लेबर अड्डा बनाया जाएगा प्रॉपर, ये नहीं कि चौराहे पे सारे लेबर खड़े हैं। यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था होगी, ठंडा पानी की पीने की व्यवस्था होगी, बाथरूम की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, ऐसी सारी सुविधा रहेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ करी जा रही है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी, 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। आपको ये बता दूं यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे है पूरे भारत में, इतने एक्सप्रेसवे पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, ठीक। चलिए अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आ रहा है, 21 फरवरी को इसको मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको? मनाता है साहब यूनेस्को। यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को मनाता है। आपको पता है देश में इस समय अगर मैं बात करूं दुनिया की, तो कितनी भाषा हैं दुनिया में? दुनिया में तकरीबन 8,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, मदर लैंग्वेजेस 8,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं। इसमें से 7,000 भाषाएं आज भी यूज़ होती हैं। 7,000 लैंग्वेजेस, सोच के देखिए। हम लोगों को तो खाली एक आती है, हिंदी इंग्लिश, बस। किसी को बंगाली आती हुई, किसी को उड़िया आती हुई, किसी को तेलुगु, किसी को तमिल, 3-4 भाषाएं आती हैं। कुल मिला के 7,000 भाषाएं हैं जो आज भी यूज़ होती हैं। तो हम हर साल क्या करते हैं, 21 फरवरी को इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम इनको लुप्त ना होने दें। आपको बताऊं 8,300 के आसपास भाषाएं थी, 1,300 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि अब उनको कोई बोलता नहीं है। तो इसीलिए हर साल हम लोग 21 फरवरी को इसको सेलिब्रेट करते हैं। यूनेस्को ने 1999 में इसकी शुरुआत करी थी। आज का होमवर्क आपको देता हूं। यूनेस्को का आपको बताना है डीजी कौन है। यूनेस्को के डीजी का नाम आप बताइएगा कि कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये भी बता दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ यूनेस्को में कितने मेंबर्स हैं। 194 मेंबर्स हैं यूनेस्को में, ये ध्यान रखेंगे। आजकल मेंबर्स पूछ लेता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक, आइएगा। तो ये देखिए कब मनाते हैं, 21 फरवरी को हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज डे। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। आइएगा, फिर देखिएगा रोहित शर्मा कंप्लीट्स 11,000 ओडीआई रन्स। तो रोहित शर्मा सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं दुनिया में जिन्होंने 11,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं। अच्छा, तो अब ये छोटी सी चीज़ क्रिकेट फैंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अपने दिमाग में लाना क्रिकेट फैंस के लिए कि इसमें फास्टेस्ट कौन है। अगर आपके मन में आंसर आ गया हो, देखिए रोहित शर्मा ने क्या किया, रोहित शर्मा ने 11,000 ओडीआई रन बनाए हैं, लेकिन इन्होंने 261 इनिंग्स ली हैं इन्होंने। आपको पता है फास्टेस्ट कौन है? फास्टेस्ट है विराट कोहली। अभी तक की बात करें तो कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये काम करे हुए हैं? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, दैट्स इट, जिन्होंने 11,000 ओडीआई रन क्रॉस करे हैं। हालांकि सेकंड नंबर पे इन्होंने सेकंड फास्टेस्ट इनका है, और फास्टेस्ट पता है किसका है? विराट कोहली का, 222 इनिंग में। और भाई साहब कल के मैच में भी मजा आ गई, कोहली की सेंचुरी फाइनली पूरी हो गई, मजा आई, बहुत बढ़िया लगा। तो 222 इनिंग्स में ये कंप्लीट हुआ है। विराट कोहली ने किया था, इन्होंने 261 इनिंग ली है। अच्छा, इस समय ना जो एग्जाम थोड़े से टेढ़े आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पेपर हाई आ रहा है, तो इनमें ना आजकल ये पूछता है कि बताओ कितनों में किया था, या बताओ हाईएस्ट 11,000 रन बनाने वाला कौन था, कितनी पारियों में करा था। तो विराट कोहली ने किया था 222 पारियों में। ठीक, आइए फिर देखिएगा काश पटेल नए एफबीआई डायरेक्टर हो गए हैं। तो ये एक इंडियन ओरिजिन है काश पटेल, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको, इंडियन अमेरिकन है काश पटेल, इनको एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। देखिए कभी भी कोई इंडियन नियुक्त होता है ना यूएस में, काफ़ी हम लोगों को खुशी होती है, अरे भाई अपना भाई आ गया, अपना भाई आ गया। लेकिन यार ऐसा होता नहीं है। हम देख चुके हैं पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के टेन्योर में हम देख चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था इंडिया को उस चीज़ का। तो अभी भी हम सोच रहे हैं अरे वाह भाई काश पटेल आ गया, ये तो अपना पटेल सरनेम में लग रहा है, अरे भाई अपना गुजराती भाई ये सब हो जाएगा। बट यार ऐसा होता नहीं है। इसी तरीके से हमने ऋषि सुनाक को भी देखा था जब वो ब्रिटेन के पीएम थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया नहीं होते हैं ये लोग, इनका हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। फिलहाल ये है कि ये एक इंडियन अमेरिकन है, इसलिए न्यूज़ बन रही है इसकी। अच्छा, कब बनाया गया था एफबीआई? तो एफबीआई को बनाया गया था सन 1908 में। काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये, काफ़ी पुरानी। किसने बनाया था उस समय? ये हुआ करते थे, क्या कहते हैं, उस समय एक प्रेसिडेंट साहब हुआ करते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, हूवर, जहाँ तक उनका नाम था हूवर, प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। 1908 में जो भी यूएस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एफबीआई की स्थापना कराई थी। क्यों? क्योंकि भयंकर करप्शन बढ़ रहा था। जैसे हमारे वहाँ सीबीआई है ना, तो भयंकर करप्शन हो रहा था उनके वहाँ भी। उस करप्शन को रोकने के लिए 1908 में इसको बनाया गया था। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको भी पहले ना, इसको ये नहीं बोलते थे, इसको पहले ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला जाता था। बाद में फिर इसको 1935 में इसका नाम पड़ा जा, पहले इसको ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते थे 1908 में, फिर बाद में इसका नाम एफबीआई पड़ा जा करके। चलिए, तो काश पटेल नए एफबीआई के डायरेक्टर हो गए हैं। अरे वाह कदम। चलिए आइए सवालात करते हैं। आइए, 51वां खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है भाई साहब? ये हो रहा है कंदरिया महादेव मंदिर में। फिर बात करेंगे, चलो भाई क्या हो गया, ओके हाँ, अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को। फिर अरुणाचल प्रदेश ने फुल स्टेटहुड कब अटेन कर लिया था? 20 फरवरी 1987 में, जैसे मैंने आपको बताया। फिर मिजोरम कब बनी थी? कौन सी डेट में मिजोरम एक यूनियन टेरिटरी बनी थी? देखो अब यहाँ पर क्या है ना, आप एक चीज समझिएगा, राज्य कब बना था ये तो हमने देख लिया कि इसको राज्य कब बनाया गया था, 20 फरवरी 1987। तो जाहिर सी बात है इसके पहले क्या होगा, ये यूनियन टेरिटरी बनी होगी। तो 1987 का पहले कौन कौन सी डेट है भाई साहब? सारी की सारी डेट्स हैं।
तो फिर अब हम आपको बता देते हैं क्या है भाई, ये है आपका 21 जनवरी 1972। इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था क्योंकि 1966 से ही वहाँ पर बवाले होने शुरू हो गए थे। तो 21 जनवरी 1972 में यूनियन टेरिटरी बनी थी और फिर इसको फुल स्टेटहुड दे दिया गया था। क्यों? मैंने आपको बताया 1966 में एक फेमाइन आया था मिजोरम में, जिसको कि असम ने बहुत अच्छे से डील नहीं किया था। तब से मिजोरम में लगने लगा कि भाई इन लोगों को हमारी चिंता नहीं है और हमें एक अलग राज्य चाहिए। तो सरकार ने राज्य तो नहीं किया, यूनियन टेरिटरी एक बना दी और फिर उसके 15 साल बाद कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया 20 फरवरी 1987 में। ठीक है, फिर बताएंगे अच्छा करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, जिन्होंने अभी हाल ही में बजट पेश किया, श्री सुरेश कुमार खन्ना साहब। टोटल बजट कितना है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भाई, 8,08,736 करोड़। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है 21 फरवरी को। करंट डीजी कौन है यूनेस्को के? भाई ये तो आपका होमवर्क है आज का, ठीक बात है जी। चलिए, एफबीआई के अभी हाल ही में किसने अपॉइंट किया है, नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेंगे एफबीआई के? ये आ जाएंगे काश पटेल को अपॉइंट किया गया है। कौन सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बना है वर्ल्ड में 11,000 ओडीआई रन स्कोर करने वाला? द आंसर इज रोहित शर्मा। हो गया ना यार, सब बढ़िया से यार। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। ठीक है जी, चलो रेलवे ग्रुप डी वालों, आप लोगों के एडमिशन जिन जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ में लैब के साथ बेसिक लेवल से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ना हो, आपको पूरा डायरेक्शन, आपका पूरा स्टडी मटेरियल, आपको सब कुछ, हम आपको एक बहुत ही टॉप क्लास आपको स्टडी मटेरियल से लेके लेक्चर से लेके पूरा सिलेबस कवर कराया जाए, ताकि आप एक बार में एग्जाम क्लियर कर लें। आपका दिमाग इधर उधर आपको ना सोचना पड़े यार कि मैं पढ़ूँ कैसे, मटीरियल कहाँ से लाऊँ, टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो आप इसमें एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं उन बच्चों के लिए, रफ्तार बैच, एंड दिस इज द कोड LAB लैब। ये बैच 1599 का है, ये आपको अभी 599 या 499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा ये। ठीक है जी, चलिए। और SSC वालों, आपके लिए ये वाला है फाउंडेशन बैच, ये SSC एग्जाम्स वालों के लिए है। आपके लिए भी द डिस्काउंट कोड इज LAB लैब। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, कवच वालों, आप लोगों को तो डेली टारगेट्स मिल ही रहे हैं, और प्लीज मेक श्योर कवच वालों, आज से जो हमने आपका वेबिनार लिया था उसमें जो आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के हैक्स बताए थे ना, प्लीज मेक श्योर आज से आप उसी हैक से काम करें आज से आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर। बालक लोग, ये किताब है GS स्पेशल किट, इसको आप लोग आराम से जिसको भी चाहिए हो ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरी तीनों किताबें, इसमें कंप्लीट GS है, ये पूरी किट आती है, ये आपको इसी में मिलेगी, प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगी हमारे। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।